Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear is okay. Clear. So audio video is clear for all. So the last class we were discussing about में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो. सो वी डन विद द टाइप्स ऑफ ओपन चैनल. हमने टाइप्स ऑफ ओपन चैनल कर लिए थे. आर्टिफिशियल, नेचुरल, रिजिड, बाउंड्री, मोबाइल बाउंड्री, देन प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक. वी वर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो. टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो में हमने डिस्कस कर लिया था स्टेडी एंड स्टेडी फ्लो, देन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, देन वेरिड फ्लो, देन वी टॉक्ड अबाउट लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो. लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो कर ली थी हमने. वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो. यहाँ पे डिस्कशन हमने रोक दी थी हमारी. उसके बाद हमें एनालिसिस को कंटिन्यू करना है. आफ्टर दैट यू टू कंटिन्यू द एनालिसिस. तो इससे पहले कि हमने फ्लो बता दिया, तो 4 टाइप के फ्लो आपको बता दिए. डिस्कस द फ्लो ऑफ 4 टाइप्स. उसके बाद के फ्लो की रेफरेंस निकाल ली. आफ्टर दैट द रेफरेंस ऑफ द फ्लोस टू बी डिस्कस्ड. तो कंटिन्यू करते हैं. विल कंटिन्यू विद द एनालिसिस. कंटिन्यू करते हैं एनालिसिस को. सो नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ फ्लो व्हिच इज अवेलेबल. कौन से 4 टाइप के हो गए? तो फिफ्थ टाइप ऑफ फ्लो. So fifth of the type of the flow which is available. So fifth of the type of flow which is available is critical. So fifth of the type of flow which is available is critical, supercritical और subcritical. तो critical, supercritical और subcritical flow. तो ये भी एक type of flow available है open channel के अंदर. This is also one type of flow which is available in the case of open channels. अब क्या कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन में कौन सा फ्लो निकल के आता है, उसके लिए रेफरेंस निकालेंगे. तो एक पॉइंट तुम्हें बताइए, शुरू में डिस्कस किया था पहले लेक्चर के अंदर. क्या डिस्कस किया पहले लेक्चर के अंदर? वी डिस्कस इज दैट इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो द गवर्निंग फोर्स इज व्हाट. ओपन चैनल फ्लो में गवर्निंग फोर्स क्या है हमारा? इन केस ऑफ ओपन चैनल व्हाट इज द गवर्निंग फोर्स? गवर्निंग फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके हम एनालिसिस इसके बिहाफ पे करते हैं. सिंस इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो गवर्निंग फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, हेंस द एनालिसिस इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ फ्राउड्स नंबर. इसलिए एनालिसिस के बेस पे होती है, फ्राउड्स नंबर के बेस पे होती है. तो वो जानकारी हमारे पास है, उसी के कंटिन्यूएशन में करेंगे. विल डू द एनालिसिस इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट ओनली. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है इन केस ऑफ OCF, इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो, ग्रेविटेशनल फोर्स, so gravitational force is governing force. So gravitational force is governing force. तो gravitational force हमारी governing force है. So gravitational force is governing force. Hence analysis of the flow. Hence analysis of the flow. Analysis of the flow is done with the help of Froude's number. यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं किसकी मदद से? Froude's number की मदद से. Analysis of the flow is done with the help of Froude's number instead of what? Instead of Reynolds number. यहाँ पे Reynolds number को यूज नहीं करते. Instead of Reynolds number. So instead of Reynolds number. So next point says here Froude's number. Next point बोल रहा है here Froude's number is used to differentiate. Here Froude's number is used to differentiate between the criticality of the flow. Criticality of the flow. तो हम Froude's number को यूज करते हैं criticality of flow को एनालाइज करने के लिए. Froude's number होता क्या? डिस्कस करके बताया क्या पहले भी से. तो Froude's number is equal to what? तो Froude's number है square root of what? So square root of inertial force. So square root of inertial force to the gravity force. So inertial force to the gravity force. Inertial force इसके बराबर होती है. Inertial force is equal to what? Rho L square V square. Gravitational force is equal to what? Mg नहीं होता है बेटा. अनुज तिवारी, mg is gravitational force. Inertial force की बात कर रहा हूँ मैं. I'm talking about inertial force. Gravitational force rho L cube G. Last class में डिस्कस होता है, उसके पढ़ के आया करो. So refer that entire analysis. तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है? Value comes out to be what? Rho L square कट गया. We are left with what? Next page. तो Froude's number comes out to be what? V upon square root of G into L. L का मतलब क्या बताया था यहाँ पे? L means what? Characteristic length. So L here stands for characteristic length. अभी characteristic length defined कैसे है? So it is defined as. So it is defined as ratio of. It is defined as ratio of area of flow to the top width of the flow. तो characteristic length को हमने डिफाइन कर रखा है as area of flow to the
टॉप विड्थ ऑफ द फ्लो। तो लेट्स सपोज हमारा जो सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है, अवर सेक्शन इज रेक्टेंगुलर। तो अगर मेरा सेक्शन रेक्टेंगुलर है, अब यहाँ पे बताना जरा वैल्यू क्या, इफ अवर सेक्शन इज रेक्टेंगुलर, स्ट्रेट लाइन लेनी है, शेप, so if our section is rectangular, depth of flow मार्क कर दी, टॉप विड्थ ऑफ फ्लो मार्क कर दिया, तो डेप्थ ऑफ फ्लो इज मार्क्ड, टॉप विड्थ ऑफ द फ्लो इज मार्क्ड, दोनों चीजें मार्क की हुई हैं यहाँ पे। ये हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है, ये हमारी टॉप विड्थ ऑफ फ्लो है, ये हमारी चैनल बॉटम की विड्थ है। तो डेप्थ ऑफ फ्लो, टॉप विड्थ, इज द चैनल बॉटम विड्थ, ये हमारी चैनल बॉटम विड्थ है। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, सो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो, ये रेशियो है एरिया ऑफ फ्लो का, ये रेशियो है एरिया ऑफ फ्लो का टू द टॉप विड्थ ऑफ फ्लो का, सो टू द टॉप विड्थ ऑफ द फ्लो, so to the top width of flow, so top width of flow, what is the area of flow in this case, area of flow कितना है हमारा, area of flow है b into y, top width यहाँ पर कितनी है, b के बराबर ही है, तो b के बराबर ही है, तो b के बराबर ही है, तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी आ गई, y आ गई, किसके लिए आ गई है, बस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, हर जगह सेम नहीं होगी है, इन एवरी केस इट विल नॉट बी सेम, तो फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है किसके बराबर आ जाती है, वो t क्या b, सर वो t क्या b, क्या मतलब है t क्या b, क्या पूछ रहा है, टी क्या है, टॉप विड्थ है, टी इज द टॉप विड्थ ऑफ फ्लो। सो फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन टी लेना है, बी क्यों लिया, अच्छा अच्छा टी लेना है, बी क्यों लिया, ओके टी लेना है, बी क्यों लिया, चलो गजब। रेक्टेंगुलर सेक्शन है, टॉप विड्थ किसके बराबर होगी, गलती हो गई मुझसे, टी लेना था, बी ले लिया मैंने, गलती हो गई। सो फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, for rectangular section t is equal to b, so characteristic length is equal to by by b is equal to y, अब ठीक है, now it is clear। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी निकल के आ जाती है, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कम्स आउट टू बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द फ्लो, तो फ्राउड्स नंबर कितना हुआ, तो फ्राउड्स नंबर इज इक्वल टू व्हाट, v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ gy। तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए वैलिड है, जैसे ही सेक्शन की ज्योमेट्री चेंज होगी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ चेंज हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ विल गेट चेंज। अब ये तो बस मैंने आपको बेसिक एनालिसिस करके बताई है कि क्योंकि ओपन चैनल फ्लो में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रीडोमिनेटिंग फोर्स होता है, इसलिए एनालिसिस के लिए हम फ्राउड्स नंबर को यूज करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर को यूज नहीं करते हैं। अब क्रिटिकलिटी ऑफ फ्लो कैसे डिफाइन कर रखी है हमने फ्राउड्स नंबर के बिहाफ पे, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो हम बोल सकते हैं आगे, एट क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, एट क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, सो एट क्रिटिकल फ्लो कंडीशन इन रेक्टेंगुलर सेक्शन, at critical flow condition in rectangular section, at critical flow condition in rectangular section, depth of flow is termed as, depth of flow is termed as critical depth of flow, is termed as critical depth of flow। तो depth of flow को हम critical depth of flow बोलेंगे, and velocity of flow is termed as, critical velocity of flow, is termed as critical velocity of flow, velocity of flow को हम critical बोलेंगे, and Froude's number is unity, Froude's number is unity। अब ये बात मैंने आपको मैथमेटिकल कंडीशन बताई है, इसका मतलब नहीं बताया, आई सिंपली मेंशनड द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर फ्लो टू बी क्रिटिकल। तो क्रिटिकल फ्लो कंडीशन जब रेक्टेंगुलर सेक्शन में आपको मिलेगा, वहां पर जो भी डेप्थ ऑफ फ्लो आएगी उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, जो भी वेलोसिटी आएगी उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और Froude's नंबर की वैल्यू कितनी होगी, यूनिटी होगी। तो Froude's नंबर विल बी इक्वल टू यूनिटी। अगर Froude's नंबर यूनिटी है इसका मतलब v क्रिटिकल अपॉन g अपॉन y critical will be equal to what, g upon y critical will be equal to what, 1। so this is the condition for critical flow in case of rectangular section। Froude's number की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 निकल के आनी चाहिए, Froude's number should come out to be equal to 1। अब क्रिटिकल क्यों बोला जाता है इस फ्लो को, उसको मैं आगे डिफाइन कर देता हूँ, फिर आगे और कंडीशंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि इस कंडीशन को हम क्रिटिकल फ्लो कंडीशन बोल देते हैं, या क्या बाउंड्री कंडीशन निकल के आती है यहाँ पे, उसकी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। अब क्यों बोला हमने यहाँ पे, जब Froude's नंबर 1 हो गया फ्लो क्रिटिकल हो जाता है। तो क्रिटिकल फ्लो है क्या, क्रिटिकल फ्लो वो फ्लो है जिसपे अगर डेप्थ और एनर्जी में थोड़ा सा भी चेंज आया, क्रिटिकल फ्लो वो फ्लो है जिसमें हमारे डेप्थ और एनर्जी में अगर थोड़ा सा भी चेंज निकल के आया, ड्रास्टिक चेंज इन द फ्लो कंडीशंस विल बी ऑब्जर्व्ड। तो इसलिए हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्रिटिकल फ्लो वो फ्लो है ओपन चैनल के अंदर जिसपे अगर डेप्थ और एनर्जी में अगर थोड़ा सा भी चेंज निकल के आया, और उसको मैं भी ग्राफिकली दिखा दूंगा आगे आपको, आई डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल, पर अभी जानकारी दी है जिसमें डेप्थ और एनर्जी में अगर थोड़ा सा भी चेंज आया, drastic change in the properties of the flow will be observed, thereby this flow condition is termed as what, critical flow condition। इसीलिए इस फ्लो कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन बोल देते हैं। तो इस जानकारी को मैं नोट के फॉर्म में मेंशन कर देता हूं, आई एम रेफरिंग दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नोट। क्या बोल रही है, ये बोल रहा है क्रिटिकल फ्लो, सो क्रिटिकल फ्लो corresponding to a state
in open channel flow, corresponding to a state in open channel flow where flow is highly unstable, जहाँ पे flow highly unstable होता है, where flow is highly unstable, that is any change, in depth, or energy, any change in depth or energy causes drastic change in corresponding energy and depth, तो क्रिटिकल फ्लो कंडीशन वो फ्लो कंडीशन होती है जहां पे हमारा फ्लो हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल का मतलब क्या है, अगर कोई सा भी चेंज आया डेप्थ और एनर्जी के अंदर, इसके करस्पॉन्डिंग ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा एनर्जी और डेप्थ के अंदर। अब मैंने ध्यान रखना ऑर्डर, टेक प्रॉपर केयर इन द ऑर्डर। अगर डेप्थ चेंज करी आपने क्रिटिकल फ्लो कंडीशन पे, ड्रास्टिक चेंज आएगा एनर्जी के अंदर, एंड वाइस वर्सा। अगर आपने एनर्जी चेंज करी क्रिटिकल फ्लो कंडीशन पे, ड्रास्टिक चेंज आएगा किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। अब यही चीज मैं आपको ग्राफिकली दिखा दूंगा, द सेम पॉइंट आई विल बी रेफरिंग ग्राफिकली आल्सो। तो जब ये ग्राफिकली दिखाऊंगा आज वाला दिन आपको याद करा दूंगा, ये कंडीशन मैंने आपको पहले बता रखी है। तो इस चीज को हम क्रिटिकल स्टेट बोलते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज क्रिटिकल स्टेट। विल फ्रिक्शन अफेक्ट ऑन द क्रिटिकल फ्लो? कोई फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो रोल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहां से आ गया इसके अंदर? व्हाट इज क्रिटिकल कंडीशन? दैट इज आल्सो बीइंग डिफाइंड। इसके एनालिसिस कैसे कर रखी है? फ्राउड्स नंबर से, दैट इज आल्सो बीइंग डिफाइंड कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे डोमिनेटिंग फोर्स है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कहां से आया इसके अंदर? अभी किस चीज में फ्रिक्शन फोर्स ढूंढ रहे हो यहाँ पे? क्लियर है आपकी कहानी? अब इसी लॉजिक के बिहाफ पे अगर फ्राउड्स नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए, ऑन द सेम लॉजिक इफ फ्राउड्स नंबर कम्स आउट टू बी मोर देन 1, विल से फ्लो इज सुपर क्रिटिकल। उसी तरीके से अगर फ्राउड्स नंबर की वैल्यू 1 से कम निकल के आ जाए, विल से फ्लो इज सब क्रिटिकल, फ्लो सब क्रिटिकल हो जाएगा। अगर फ्लो सुपर क्रिटिकल है, फ्राउड्स नंबर 1 से ज्यादा है, तो हमारी वेलोसिटी क्या निकल के आएगी? क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा निकल के आएगी, कम निकल के आएगी? हमारी जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा निकल के आएगी, कम निकल के आएगी? हमारी जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्रिटिकल डेप्थ से क्या निकल के आएगी? कम निकल के आएगी। तो इन सुपर क्रिटिकल स्टेट the velocity of flow is more than critical velocity of flow, but the depth of flow is less than critical depth of flow. जस्ट उल्टा है सुपर क्रिटिकल का सब क्रिटिकल के एनालिसिस में। सब क्रिटिकल फ्लो में फ्राउड्स नंबर की वैल्यू 1 से कम, यानी जो वेलोसिटी है क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, और जो डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है। इसका मतलब हमने ये क्रिटिकलिटी वेलोसिटी के बिहाफ पे डिजाइन कर रखी है या डेप्थ के बिहाफ पे डिफाइन कर रखी है? इसका मतलब हमने क्रिटिकलिटी वेलोसिटी के बिहाफ पे डिफाइन कर सकी है या डेप्थ के बिहाफ पे डिफाइन कर रखी है। तो हमने बोला सुपर क्रिटिकल। सुपर का मतलब होता है ज्यादा। तो जब सुपर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन है, क्या चीज ज्यादा है क्रिटिकल से? वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये एनालिसिस हमने वेलोसिटी के बिहाफ पे कर रखी है, डेप्थ के बिहाफ पे नहीं कर रखी है। हाउएवर वी कैन मेक द कमेंट ऑन डेप्थ आल्सो, पर हमने जो कांसेप्ट डिफाइन कर रखा है वो वेलोसिटी के बिहाफ पे डिफाइन कर रखा है। क्लियर है चीज? तो इसको भी मेंशन कर सकते हैं, दैट कैन आल्सो बी मेंशनड। सो इसको मेंशन करके दे देता हूं मैं। सो टाइप ऑफ फ्लो टेबल बना के लिख दो। तो टाइप ऑफ फ्लो, सो पहले कॉलम में लिखा टाइप ऑफ फ्लो, देन वर्टिकल लाइन, नेक्स्ट कॉलम में लिखा डेप्थ ऑफ फ्लो, तो नेक्स्ट कॉलम में लिखा डेप्थ ऑफ फ्लो, नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और लास्ट कॉलम में हमारे पास फ्राउड्स नंबर। तो सारे फ्लो कवर हो जाएंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट वी हैव टाइप ऑफ फ्लो, सो टाइप ऑफ फ्लो, देन वी हैव डेप्थ ऑफ फ्लो, देन वी हैव डेप्थ ऑफ फ्लो, देन वी हैव वेलोसिटी ऑफ फ्लो, देन वी हैव वेलोसिटी ऑफ फ्लो, देन वी हैव फ्राउड्स नंबर, देन वी हैव फ्राउड नंबर। तो पहला है सब क्रिटिकल फ्लो। तो सब क्रिटिकल फ्लो में हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो क्या मिलेगी? क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा मिलेगी। तो सब क्रिटिकल फ्लो है, और ये सब टर्म हमने यूज कर रखा है किसके हिसाब से? वेलोसिटी के हिसाब से। तो जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी। फ्राउड्स नंबर क्या मिलेगा? लेस देन 1 मिलेगा। तो फ्राउड्स नंबर विल कम आउट टू बी लेस देन 1। उसी तरीके से अगर हमारा फ्लो क्रिटिकल है, अगर फ्लो हमारा क्रिटिकल है, डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। कल आपको एक और डेप्थ बताई थी मैंने, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। क्या मतलब था उस बात का? यस्टरडे वी डिस्कस वन मोर डेप्थ ऑफ फ्लो, टर्म्ड एज नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। वो डेप्थ ऑफ फ्लो जहां पे फ्लो यूनिफॉर्म है उसे क्या बोलते थे? वो डेप्थ ऑफ फ्लो जहां पर फ्लो यूनिफॉर्म है इज टर्म्ड एज नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। वो डेप्थ ऑफ फ्लो जहां पे फ्लो क्रिटिकल है, ऐसे क्या बोल देंगे? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर है, वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है, फ्राउड्स नंबर इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से हमारे पास है सुपर क्रिटिकल फ्लो। सो नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ फ्लो व्हिच इज अवेलेबल इज सुपर क्रिटिकल फ्लो। डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, फ्राउड्स नंबर इज मोर देन 1। तो इस टाइप का फ्लो भी आपको मिलेगा ओपन चैनल के अंदर। तो अलग अलग टाइप के फ्लो मिलेंगे आपको। पहले हमने टाइम के रिस्पेक्ट में देखा, फिर स्पेस के रिस्पेक्ट में देखा, फिर हमने टर्बुलेंस देखी कि जो पार्टिकल्स हैं वो लेयर क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पर हमने देखा कि फ्लो कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है, उसको हमने क्रिटिकलिटी के बिहाफ पे डिफाइन कर दिया। दैट इज बीइंग डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकलिटी। आपको इस पॉइंट रिपीट करना है उस पूरी स्टोरी में अभी तक। एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड एट दिस पॉइंट? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ? वो लेंथ जो हमारे फ्लो को डिफाइन करने में हेल्प करती है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। तो लेंथ की वो वैल्यू जो आपके पूरे फ्लो की प्रॉपर्टी को डिफाइन करके दे देगी, इसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल फ्लो हैं जो अपन बाकी फ्लो बताया,
तो सारे प्रैक्टिकल फ्लो ही तो बताएं, आपकी पूरी इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल है, कौन सी चीज हमें बात करी है। चलिए, तो टाइप ऑफ फ्लो यहाँ पे एनालिसिस होगी, टाइप ऑफ फ्लो की एनालिसिस हो गई। अब यहीं से एक चीज और लिंक निकल के आती है, वन मोर पॉइंट कैन बी लिंक्ड फ्रॉम द सेम कांसेप्ट। क्योंकि वो इसी से लिंक है, उसको मैं यहीं कवर कर रहा हूँ, आई एम कवरिंग दैट कांसेप्ट हियर ओनली। बाद में डिटेल में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है हमारे पास, तो उसको वहां पर भी रेफर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन द सेम एनालिसिस, अगला पॉइंट जो इसी एनालिसिस में क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है डिनोमिनेटर। नेक्स्ट पॉइंट से डिनोमिनेटर ऑफ राउट्स नंबर। सो डिनोमिनेटर ऑफ राउट्स नंबर, क्या है डिनोमिनेटर ऑफ राउट्स नंबर? स्क्वायर रूट ऑफ g into l, square root of g into l, which is equal to square root of g into yc for, which is equal to square root of g into yc for rectangular section। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए स्क्वायर रूट ऑफ g into yc हो जाती है, या जनरली लिखते हैं यहाँ पे तो g into y लिखा है। सो फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो सारे फ्लो कवर हो गए इसके अंदर। फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स द स्पीड, सो रिप्रेजेंट्स द स्पीड एट विच, so represents the speed at which the disturbance, represents the speed at which the disturbance wave travels in still water, travels in still water, still मतलब stagnant water, stagnant water, still water, that is stagnant water, stagnant water, and is termed as clarity। अब क्योंकि इसी से लिंक थी इसलिए मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया है। सो एंड इज टर्म्ड एज क्लैरिटी, इसी को क्लैरिटी बोला जाता है। अब क्या है क्लैरिटी? उसकी एनालिसिस हमने करी, दैट एनालिसिस बीइंग डन। तो डेप्थ ऑफ फ्लो के करस्पॉन्डिंग आइडेंटिफाई क्यों नहीं करेंगे नहीं आया सर। डेप्थ ऑफ फ्लो के करस्पॉन्डिंग, सवाल तो सही लिखा करो, क्या पूछे जाते हो? डेप्थ ऑफ फ्लो के करस्पॉन्डिंग आइडेंटिफाई क्यों नहीं करेंगे नहीं आया सर। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो के करस्पॉन्डिंग में इसको एनालाइज करता तो सब क्रिटिकल का अगर फ्लो होता है, मैं बोलता वाई की वैल्यू वाई क्रिटिकल से कम है। सब का मतलब होता है कम होना, सुपर का मतलब होता है ज्यादा होना। तो अगर मैं इसकी एनालिसिस डेप्थ के रिस्पेक्ट में करता, मेरी डेप्थ तो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है, तो मैं इसको सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलता, सब क्रिटिकल फ्लो नहीं बोलता। उसी तरीके से अभी मेरी डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से कम है, मैं इसको सब क्रिटिकल फ्लो बोलता, सुपर क्रिटिकल फ्लो नहीं बोलता। इसका मतलब ये है कि डेप्थ के बिहाफ पे ये टर्म्स डिफाइन नहीं किए हुए, वेलोसिटी के बिहाफ पे टर्म्स डिफाइन किए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। तो यही कंडीशन होती है जब आधे लेक्चर लगाते हो, सारी बातें बता रखी पहले, आपको कोई नई चीज नहीं है ये, सारे कंसेप्ट रिपीट किए कहीं ना कहीं पे मैंने, उन्हीं की एप्लीकेशन है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ दोस कांसेप्ट्स टेक्स प्लेस। सो कंडीशन आ गई। हाँ, डिस्कशन का पॉइंट क्या था हमारा? डिस्कशन का पॉइंट ये था अभी हमारा कि जो डिनोमिनेटर है फ्राउड्स नंबर का, फ्राउड्स नंबर लिखा हुआ है पीछे, तो ये डिनोमिनेटर फ्राउड्स नंबर का, जो डिनोमिनेटर है फ्राउड्स नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ जी इनटू एल, स्क्वायर रूट ऑफ जी इनटू एल, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन में कितना हो जाता है? जी इनटू वाई हो जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच इज डेवलप्ड इन अ स्टिल वाटर। अब डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे वेव है। तो अगर एक स्टैग्नेंट वाटर बॉडी है या स्टैटिक वाटर बॉडी है, उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है, उस डिस्टर्बेंस के ट्रेवल होने की जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं क्लैरिटी, और उसका मैग्नीट्यूड निकल के आता है जी इनटू एल। द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिस्टर्बेंस ऑफ वेलोसिटी कम्स इन द रेंज ऑफ जी इनटू एल। तो हमारे केस में कितना हो जाएगा? जी इनटू वाई हो जाएगा। तो क्योंकि फ्राउड्स नंबर के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, उसको मैंने यहीं से मेंशन कर दिया। आई मेंशन दिस पॉइंट हियर ओनली, बाकी इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो अभी के लिए बस आपको ये बताया कि अगर कोई डिस्टर्बेंस या एक वेव ट्रेवल करती है स्टैटिक या स्टैग्नेंट वाटर बॉडी में, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ जी इनटू एल। रेक्टेंगुलर सेक्शन में हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ जी इनटू वाई। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं क्लैरिटी, इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज क्लैरिटी। अभी तक की कहानी में कोई से कंट्रीब्यूट करना हो? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है व्हाट इज क्लैरिटी? अब ये जो वेव है, ये जो डिस्टर्बेंस है, स्टैग्नेंट वाटर में डिफाइन किया हुआ है। लेट्स सपोज हमारा जो वाटर है वो भी फ्लो कर रहा है, इट इज आल्सो फ्लोइंग। तो उस केस में ये डिस्टर्बेंस कैसे ट्रैवल करेगा उसकी एनालिसिस करनी होती है, जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ऑलवेज द ऑब्जेक्टिव आर बीइंग डेवलप्ड, और ये कहानी अब आप खुद ही बता दोगे, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, बस फ्राउड्स नंबर से रिलेटेड लिंक थी इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी कैसे ट्रैवल कर सकती है उसकी एनालिसिस करते हैं। तो कैसे ट्रैवल करती है उसकी एनालिसिस के लिए मेरे को शेप सेलेक्ट करना है। सेलेक्टेड है शेप, ये जो वेलोसिटी है हर एक डायरेक्शन में है डिस्टर्बेंस की, तो दिस इज टर्म्ड एज क्लैरिटी। तो पहले तो मैंने आपको बताया क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैरिटी। सो क्लैरिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द डिस्टर्बेंस और वेव इन द स्टैग्नेंट वाटर बॉडी। तो अगर कोई वेव ट्रैवल करे स्टैग्नेंट वाटर बॉडी में, उसकी जो वेलोसिटी निकल के आती है उसको हम क्लैरिटी बोलते हैं। सो दिस इज टर्म्ड एज क्लैरिटी। तो ये क्लैरिटी है जो स्क्वायर रूट ऑफ जी इनटू एल, स्क्वायर रूट ऑफ जी इनटू एल हमारा, तो उसको हमने टेक्निकली क्लैरिटी बोल दिया। ये सर्कल है, सारे सर्कल बने नहीं है मुझसे, ऑल दीज आर सर्कल्स। आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ दैट सर्कुलर सेक्शन, मैं आपको सर्कुलर ये बना के दिखाया नहीं है क्योंकि वो ज्योमेट्री चेंज हो गई है यहाँ पे। अब अलग अलग केसेस लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो ये जो डिस्टर्बेंस है कैसे ट्रैवल करेगा। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो
ये डिस्टर्बेंस कैसे ट्रेवल करेगा, एल क्या होगी, एल के लिए बेटा पीछे वाला लेक्चर देखो, एल क्या होगी, अभी 5 मिनट पहले तो बताइए एल क्या होगी, अभी 5 मिनट पहले तो बताया एल का मतलब क्या होता है, एल मींस कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ये रेशियो है एरिया टू द टॉप विड्थ का, इट इज रेशियो ऑफ एरिया टू द टॉप विड्थ। हाँ, तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि इफ, पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इफ फ्लो इज, पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इफ फ्लो इज सुपर क्रिटिकल, अगर फ्लो हमारा सुपर क्रिटिकल है, फ्लो सुपर क्रिटिकल है इसका मतलब फ्राउड्स नंबर की वैल्यू क्या है, अगर फ्लो हमारा सुपर क्रिटिकल है फ्राउड्स नंबर की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, अगर फ्राउड्स नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी है वो किससे ज्यादा है, जो वेलोसिटी है वो किससे ज्यादा है, स्क्वायर रूट ऑफ g into y से ज्यादा है, वेलोसिटी इज मोर देन 1, बहुत बढ़िया, तो अगर फ्राउड्स नंबर 1 से ज्यादा है तो वेलोसिटी इज मोर देन 1, इसका मतलब ये कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इट मींस वेलोसिटी इज मोर देन स्क्वायर रूट ऑफ g into y, इसका मतलब जो वेलोसिटी है फ्लो की वो किससे ज्यादा है, क्लैरिटी से ज्यादा है, इट मींस द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज मोर देन द क्लैरिटी, और क्लैरिटी आपको पीछे डिफाइन करके दे दिया है, क्लैरिटी आपको पीछे डिफाइन करके दे दी है कि क्लैरिटी का मतलब क्या है, स्टैग्नेंट वाटर में जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है उसकी वेलोसिटी को हम क्लैरिटी बोलते हैं, तो अगर वेलोसिटी क्लैरिटी से ज्यादा है, अब ये बताओ, इसको डायग्राम के फॉर्म में रेफर करके देता हूं, क्या ये जो वेव है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में मूव कर सकती है, कैन दिस वेव मूव इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन, तो दिस इज हाउ द वाटर इज फ्लोइंग, पानी के फ्लो की वेलोसिटी है v और ये क्लैरिटी से ज्यादा है, तो क्या ये जो डिस्टर्बेंस है या वेव है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, सो इट कैन नॉट मूव इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन, तो ये अपस्ट्रीम डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, तो दोनों को बना के दिखा दिया मैंने आपको, पानी को भी फ्लो करते हुए दिखा दिया और ये हमारी क्लैरिटी है, दिस इज अवर क्लैरिटी, सो दिस इज अवर क्लैरिटी, सो सी नॉट, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्लैरिटी से ज्यादा है, इसका मतलब ये डिस्टर्बेंस कहां ट्रेवल करेगा, इसका मतलब ये डिस्टर्बेंस कहां ट्रेवल करेगा, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ये हमारी अपस्ट्रीम डायरेक्शन है, ये हमारी डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, दिस इज अवर डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, इट मींस इट कैन ओनली ट्रेवल इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, अब डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में कैसे ट्रेवल करता है दैट कैन आल्सो बी एनालाइज्ड, वो मैं आपको लेसन बना के दिखा देता हूं, तो दिस इज हाउ द वाटर इज मूविंग, ये पानी मूव कर रहा है, पानी मूव कर रहा है और मेरे को सर्कल बना के दिखाने हैं, सर्कल बना के दिखाने हैं, सर्कल बना के दिखाने हैं, स्ट्रेट लाइन, दिस इज हाउ द disturbance will travel, so this is how the disturbance will travel, circular section select किया, तो पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, फिर से ये परफेक्टली तो बनेगा नहीं मुझसे, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, चलो एक लाइन तो परफेक्ट बन गई है, बाकी उसी को मैं मैच करा देता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैच लाइक दिस ओनली, सो दिस इज हाउ द डिस्टर्बेंस विल ट्रेवल, कुछ इस तरीके से डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगी, इसको मैं खुद ही फ्री हैंड से बना देता हूँ, आई एम ड्राइंग दिस विद द फ्री हैंड, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये हमारा डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन है, अपस्ट्रीम डायरेक्शन, दिस इज द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, सो दिस इज द क्लैरिटी, ये हमारी क्लैरिटी है, तो कहने का मतलब है अगर फ्लो सुपर क्रिटिकल है, यदि फ्लो इज सुपर क्रिटिकल, डिस्टर्बेंस और वेव कैन नॉट ट्रेवल इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन, रीजन बीइंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज मोर देन क्लैरिटी, जो वेलोसिटी है वो क्लैरिटी से ज्यादा है, तो ये काम वो कर सकती है, इट कैन ओनली मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, भी सरफेस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है डिस्टर्बेंस की, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द डिस्टर्बेंस, रिपीट करने और कोई पॉइंट इसमें से, वेव के एम्पलीट्यूड इंक्रीज करती जाएगी, वेव का एम्पलीट्यूड, बड़ी बड़ी बातें मत क्या करो अगर उनके बारे में जानकारी नहीं हो तो, क्लियर है अभी तक की कहानी, तो इसको आप रेफर कर सकते हो इस तरीके से, अगर फ्लो हमारा सुपर क्रिटिकल है तो डिस्टर्बेंस कैन ओनली ट्रेवल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब डिस्टर्बेंस कैसे डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है, किस तरीके से डेवलप होता है, इसकी पूरी थ्योरी करेंगे आगे, कंप्लीट थ्योरी भी डिस्कस, पूरा चैप्टर इसके ऊपर हमारा आएगा, इसको मेंशन कर सकते हो, राइट अप कैन बी गिवन, राइट अप क्या बोल रहा है, सिंस वेलोसिटी इज मोर देन क्लैरिटी, इट कैन नॉट ट्रेवल, इट कैन नॉट ट्रेवल, इट कैन नॉट ट्रेवल और प्रोपोगेट, it cannot travel or propagate in upstream direction, in upstream direction, it can only move, it can only move in downstream direction, it can only move in the downstream direction with a pattern, with a pattern as shown above, जो पैटर्न आपको ऊपर दिखा रखा है पीछे वाली स्लाइड में, with a pattern shown before, so with a pattern पीछे वाली स्लाइड में दिखाया, with a pattern shown above, so with a pattern shown above, इसका मतलब क्या है, it signifies that, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, it signifies that the flow, it signifies that flow at the upstream, flow at the upstream will not be affected by this,
will not be affected. Flow at the upstream will not be affected. Flow at the upstream will not be affected. That is there is no hydraulic communication. Hydraulic communication between upstream and downstream. ये स्टेटमेंट आपको सवाल में लिखी हुई मिलेगी, इसका मतलब मैंने आपको ऊपर बता दिया है. Its significance I mentioned in the previous statement. So this is the statement that will be given to the problem. तो अगर फ्लो हमारा सुपर क्रिटिकल है, हमारी जो वेव है वो मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही. इसका मतलब अपस्ट्रीम साइड पे हमारा फ्लो अफेक्ट नहीं होगा. ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है. टेक्निकली क्या बोलेगा? टेक्निकली ये बोलेगा कोई हाइड्रोलिक इंटरेक्शन नहीं है किसके बीच में. देयर इज नो हाइड्रोलिक इंटरेक्शन बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. अब इस हाइड्रोलिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है वो आपको बता दिया कि जो वेव है वो मूव नहीं करेगी अपस्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर. कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी स्टोरी में से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी? रिवर्स द केस को रिवर्स कर दो. तो ये हमारा पहला केस था. पहला केस का लिखा हुआ है. हाँ, ये हमारा फर्स्ट केस है. तो फ्लो सुपर क्रिटिकल लिया था, तो पहला केस. अब उठाते हैं दूसरा केस. डाउनस्ट्रीम में सर्कल के बड़े होने का क्या मीनिंग है? डाउनस्ट्रीम में सर्कल के बड़े होने का मतलब है कि आपको फिर सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए कि उसका सर्कल क्या बता रहा है हमें. उसके सर्कल के रेडियस के बारे में हमने कोई डिस्कशन करी नहीं. दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड. मैंने तो उसकी वेलोसिटी बताई है. क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी फ्राउड्स नंबर के डिनोमिनेटर में आ रही है. तो उसके रेडियस के बारे में कैसे कमेंट कर दोगे इस चीज से? अब टिल नाउ वी हैव सिंपली डिस्कस कि इसकी वेलोसिटी क्या है. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अब फ्लो लेके चल रहा हूं, सुपर क्रिटिकल लिया था. फ्लो लेके चल रहा हूं सुपर क्रिटिकल के सुपर सब क्रिटिकल. सो फ्लो इज सब क्रिटिकल. तो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल हो गया फ्लो. अब फ्लो सब क्रिटिकल है. फिजिकल सिग्निफिकेंस फ्राउड्स नंबर की वैल्यू 1 से कम है. फ्राउड्स नंबर की वैल्यू 1 से कम है. इसका मतलब इस बार अगर डेप्थ और एनर्जी में कोई भी चेंज किया हमने तो ड्रास्टिक चेंज नहीं निकल के आएगा करस्पॉन्डिंग एनर्जी और डेप्थ के अंदर. इसका मतलब फ्लो कंपैरेटिवली स्टेबल है. यहाँ पे फ्लो इज कंपैरेटिवली स्टेबल. मैथमेटिकली फ्राउड्स नंबर की वैल्यू 1 से कम है. अगर मैथमेटिकली फ्राउड्स नंबर की वैल्यू 1 से कम है तो वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ g into l से कम है. अगर वेलोसिटी g into l से कम है, यहाँ पे y लिखा है तो y लिखा हूं यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए y है, तो स्क्वायर रूट ऑफ g into y से कम है. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वेलोसिटी इज लेस देन व्हाट? क्लैरिटी. वेलोसिटी क्लैरिटी से कम है. So velocity is less than clarity. So velocity clarity से कम है. So this is the velocity. This is our clarity. ये हमारी clarity है. तो इस बार velocity clarity से कम निकल के आई. So velocity is less than clarity. अगर velocity clarity से कम है, कहाँ मूव कर सकती है ये? अगर velocity of flow is less than the clarity, now this wave can travel in which direction? अब wave किस direction में travel कर सकती है? Wave can travel in both the directions. वो upstream भी जा सकती है, downstream भी जा सकती है. So since the velocity of the wave is more than the velocity of flow, it can travel upstream also, it can travel downstream also. दोनों ही कंडीशन एप्लीकेबल है. Both the conditions are applicable. तो दोनों कंडीशन को मैं शो कर सकता हूँ simultaneously. Both the conditions can be shown simultaneously. तो velocity is less than clarity. Velocity clarity से कम है. अब मेरे को सर्कल बना के देने वापस. Vertical line. So this is horizontal. So I have to show this. So show this situation. अब फिर से perfectly तो बनेंगे नहीं डायग्राम, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बनाने की. तो ये हमारी सिचुएशन है. दिस इज आवर सिचुएशन. चलो बन गया डायग्राम. सो नाउ इट कैन मूव इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन आल्सो, इट कैन मूव इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन आल्सो. ये अपस्ट्रीम डायरेक्शन भी जा सकती है, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन भी जा सकती है. इसका मतलब क्या सब क्रिटिकल फ्लो में अपस्ट्रीम फ्लो अफेक्ट हुआ अगर डिस्टर्बेंस डेवलप हो जाए तो? इसका मतलब सब क्रिटिकल फ्लो में क्या अपस्ट्रीम डायरेक्शन का फ्लो अफेक्ट हुआ अगर डिस्टर्बेंस डेवलप हो जाए तो? सो इट विल गेट अफेक्टेड. पिछले वाले केस में वो अफेक्ट नहीं हो रहा था. इसका मतलब इस बार हाइड्रोलिक कम्युनिकेशन है किसके बीच में? इस बार हाइड्रोलिक कम्युनिकेशन है किसके बीच में? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर. तो ये फिर से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा. स्टेटमेंट लिख के दे देगा आपको. स्टेटमेंट लिख देगा डायरेक्टली. इसको मेंशन कर सकते हैं पॉइंट बना के. सो इसको मेंशन किया है since velocity is less than clarity. So since velocity is less than clarity, disturbance can propagate. Disturbance can propagate in both upstream and downstream. Upstream and downstream direction with pattern shown above. जो पैटर्न आपको पीछे दिखा रखा है. नेक्स्ट पॉइंट सेज दिस मींस. इसका मतलब क्या हुआ? दिस मींस द फ्लो एट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम both
गेट अफेक्टेड, बोथ गेट अफेक्टेड, तो दोनों जगह का फ्लो अफेक्ट कर जाता है. एंड देयर इज हाइड्रोलिक कम्युनिकेशन, between upstream and downstream side, हाइड्रोलिक कम्युनिकेशन है अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड के बीच में. तो ये हमारा दूसरा केस हो गया. दिस इज आवर सेकंड केस. एक आखिरी केस बचा हुआ है, खुद ही बता दो. अगर फ्लो क्रिटिकल हुआ, इफ फ्लो इज क्रिटिकल, वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? लास्ट केस एनालाइज कर रहे हैं. सो लास्ट केस सी, इफ फ्लो इज क्रिटिकल, अगर क्रिटिकल फ्लो चल रहा है हमारे चैनल के अंदर, इफ फ्लो इज क्रिटिकल, इसका मतलब फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या है? 1 है. इसका मतलब वेलोसिटी किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ जी वाई के बराबर है. इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्लैरिटी, वेलोसिटी क्लैरिटी के बराबर आ गई. तो फिर से बताओ, क्या यहाँ पे डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर सकती है अपस्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर? कैन द डिस्टर्बेंस कैन ट्रैवल इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन? इफ फ्लो इज क्रिटिकल, कैन द डिस्टर्बेंस ट्रैवल इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन? क्या डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर सकता है अपस्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर? नहीं ट्रैवल कर सकता. यहाँ पर भी कहाँ ट्रैवल करेगा? Here also will travel where? In the downstream direction only. हाँ, पर पैटर्न चेंज हो जाएगा. पैटर्न will get changed. So in this case, velocity of the flow is equal to the velocity of the disturbance. It cannot move in the upstream direction. It will move in the downstream direction, but the pattern will get changed. अब क्या पैटर्न है वो अलग से बना के दिखा देता हूँ. तो एक सवाल तो आपको इस पैटर्न के ऊपर ही पूछेगा. One of the problem will be asked over this pattern only. In different types of flow, जो disturbance है वो किस पैटर्न में मूव करते हैं. तो तीनों पैटर्न आपको मैंने अलग-अलग बना के दिखा दिए. बाकी इस डिस्टर्बेंस के एनालिसिस डिटेल में हम करेंगे लास्ट चैप्टर के अंदर. तो पैटर्न कैसा है हमारा? So pattern is somewhat like this. So pattern of flow is somewhat like this. तो ये हमारा पैटर्न है. तो अब जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रैवल नहीं कर सकती अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, वो मूव करेगी डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में. ये चीज हमारी और कहाँ हो रही थी? यही चीज हमारी और कहाँ हो रही थी? सुपर क्रिटिकल फ्लो में भी हो रही थी, पर वहां पैटर्न ऑफ फ्लो डिफरेंट था. यहाँ पैटर्न ऑफ फ्लो क्या है? डिफरेंट. सो पैटर्न ऑफ फ्लो इज डिफरेंट. तो इसको भी मेंशन कर सकते हो. इसको मेंशन कर दिया कैसे? सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्लैरिटी, इट कैन प्रोपोगेट only in downstream side or downstream direction with pattern shown above. जैसे आपको ऊपर पैटर्न दिखा रखा, shown above, pattern shown above. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? this means flow at downstream side will be affected. And there is no hydraulic communication between upstream and downstream side. कोई हाइड्रोलिक कम्युनिकेशन नहीं है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड, बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. आपको इसमें पॉइंट भी करना है इस पूरी कहानी में से. तो जितने भी टाइप के ओपन चैनल हैं, जितने भी टाइप के ओपन चैनल फ्लो हैं, सारे कवर कर लिए हैं. ऑल टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो आर बीइंग कवर्ड अप. तो जो बेसिक जानकारी है वो आपको दे दी है. बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओपन चैनल फ्लो वी हैव कवर्ड. So what is open channel flow? Then we have discussed about differences between open channel flow, pipe flow. Then we started with the types of open channel. Last point of discussion was types of open channel flow. तो जितने भी significance references हैं इनके, whatever reference, तो इन terms को हम use करेंगे आगे. क्लियर है तक? चलिए, so now we'll start with the technical aspect of this. अब धीरे-धीरे इसके technical aspect पे जाते हैं. तो इन terms को हम use करेंगे आगे, इसलिए इन terms का मतलब पहले बता दिया. So next point जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें. Next point of reference that we require is geometric elements of channel section. So next point of reference is geometric element of channel section. अब हम बात करेंगे जो हमारे channel section है उसके कौन-कौन से elements हैं. Now we talking about elements of the channel section. फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आगे वाला ओपन चैनल फ्लो इसी पर बेस है पूरा, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान अलग-अलग रखना है. अब कौन-कौन से एलिमेंट है? पहला एलिमेंट, first of the element is depth of flow. It is denoted by y. First of the element is depth of flow denoted by y. ये डेप्थ फ्लो की है, फ्लो सेक्शन की नहीं है, ध्यान रखना है आपको. फर्क है दोनों बातों के अंदर. दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो. अब डिफाइन कैसे करते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो को? हाउ इट इज बीइंग डिफाइंड? इट सेज इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस. सो इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस. ये वर्टिकल डिस्टेंस है किसकी? इट्स द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट. इट्स द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अ चैनल सेक्शन from the free surface. अब मैंने डिफाइन तो कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आएगा इससे.
नथिंग कैन बी रेफर फ्रॉम दिस। व्हाई इट इज सो, वो देखते हैं भी आगे। सो डेप्थ ऑफ फ्लो में आपको ध्यान रखना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर ओपन चैनल फ्लो है तो बेड पे कोई ना कोई स्लोप तो मिलेगी आपको, देयर विल बी सम बेड स्लोप व्हिच विल बी अवेलेबल दैट इज कॉजिंग द फ्लो टू टेक प्लेस। तो आपने जो डेप्थ ऑफ फ्लो मेजर किया है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर किया है, अभी डायग्राम बना के दिखा दूं आपको मैं। तो द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ व्हाट, ये वर्टिकल डिस्टेंस है ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैनल सेक्शन, यानी चैनल के बेड का जो लोएस्ट पॉइंट है फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है फ्री सरफेस से चैनल के लोअर मोस्ट पॉइंट पे, पर किस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस मेजर करनी है, और किस डायरेक्शन में मेजर करनी है, वर्टिकल डायरेक्शन मेजर करनी है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। डायग्राम आई शो उसमें फर्क क्या है। नेक्स्ट इज डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। So next of the element is depth of flow section. Depth of flow section, इसको मैं D बोल देता हूँ। तो to differentiate between the two, इसको मैंने D बोल दिया। So depth of flow section, इसको मैंने बोल दिया D। अब ये क्या है depth of flow section? ये normal distance है। So it is the normal distance. It is the normal distance of the lowest point. It is the normal distance of the lowest point. Normal distance of the lowest point of the channel section. Of the channel section. Of the channel section from the free surface. From the free surface. From the free surface, or it may also be termed as, or it may also be termed as depth of flow. It may also be termed as depth of flow in normal direction. As depth of flow in normal direction. As depth of flow in normal direction. ये depth of flow है हमारे normal direction की. Depth of flow in normal direction. अब फर्क है दोनों बातों के अंदर. चेक करो. Depth of flow was the distance of the lowest point of the channel section from the free surface in vertical direction. Depth of flow section is the normal distance. वो vertical distance है, ये normal distance है. अब फर्क क्या होता है vertical और normal में, इस बात को समझने के लिए मैं डायग्राम में बना देता हूँ ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि डेप्थ ऑफ फ्लो और डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन में फर्क क्या होता है। तो टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, अब आप जब भी डायग्राम बनाओगे ध्यान से बनाना, क्योंकि इन चीजों में थोड़ा सा भी एंगल चेंज हो वो बात समझ में नहीं आएगी। तो फर्क क्या है इन दोनों के अंदर, ये हमारा चैनल सेक्शन है, दिस इज अवर चैनल सेक्शन, लेट अस सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये एंगल है हमारा थीटा, दिस एंगल इज लेट अस सपोज थीटा, चैनल बॉटम स्लोप, चैनल बॉटम स्लोप, ये हमारी डेटम लाइन है, हॉरिजॉन्टल डेटम लाइन, सो दिस इज अवर डेटम लाइन, सो ये हमारी डेटम लाइन है। सो डेटम लाइन, वाटर को आपको दिखाया ब्लू कलर से, तो पानी आपको दिखाया ब्लू कलर से, तो दिस इज हाउ द वाटर इज फ्लोइंग। तो ये पानी फ्लो कर रहा है हमारे चैनल सेक्शन के अंदर, सो वाटर इज फ्लोइंग इन द चैनल सेक्शन, सो हाउ द वाटर इज फ्लोइंग दैट इज आल्सो बीइंग शोन टू यू। तो इस बार ये चीज सिग्निफिकेंट है कि पानी कैसे फ्लो कर रहा है, इससे पहले वो चीज नहीं दिखाई थी आपको। सो दिस इज हाउ द वाटर इज फ्लोइंग, सो ये हमारा फ्लो हो रहा है चैनल के अंदर, दिस इज हाउ द फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन द चैनल। अब फर्क क्या है डेप्थ ऑफ फ्लो और डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन के अंदर, कलर चेंज किया, दिस इज अवर डेप्थ ऑफ फ्लो, ये हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है, और ये हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन है, दिस इज अवर डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू, तो दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको यहाँ पे बताया है। तो ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल, सो डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन, तो y हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है, d हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन है। चेक करके देखो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द चैनल फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये हमारा फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस से लेके लोवेस्ट पॉइंट की दूरी कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कहलाती है, डेप्थ ऑफ फ्लो कहलाती है। पर नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर हमारे फ्री सरफेस से लोवेस्ट पॉइंट की दूरी क्या कहलाती है, सो नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द चैनल सेक्शन फ्रॉम द फ्री सरफेस इज टर्म्ड एज व्हाट, डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। दोनों के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हो कैसे, अगर ये एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, तो क्या रिलेशनशिप निकल गया आगे दोनों के बीच में, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये नॉर्मल टू द चैनल बेड है, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, सो y इज इक्वल टू d cos थीटा। इसका मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो किसके बराबर है, बस एंगल का फॉर्म नहीं, बाकी तो दोनों सेम ही है, एंगल का छोड़ो। सो y इज इक्वल टू d cos थीटा, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, whose value is more, so depth of flow will come out to be more than what, डेप्थ ऑफ फ्लो आपको ज्यादा मिलेगी किससे, डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन से, तो डेप्थ ऑफ फ्लो ज्यादा मिलेगी डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन से, y की वैल्यू ज्यादा है, d की वैल्यू ज्यादा है, cos थीटा हमेशा 1 से छोटा मिलेगा आपको, cos थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन 1, cos थीटा हमेशा 1 से छोटी होगी, तो 1 से छोटी चीज को d से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, y की वैल्यू किससे कम निकल के आ जाएगी,
y की वैल्यू किससे कम निकल के आ जाएगी, d से कम निकल के आ जाएगी, so value of I will come out to be less than d। तो ध्यान रखना ये चीज, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना है इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, ऐसे ही डी मोर होगा। रुको अभी तो बता रहे हैं, देखो सियाने बता दिया बिल्कुल सही बात। अभी ये चीज मैं बोलने वाला था आगे कि एंगल तो कर ली सारी कहानी, एंगल में फर्क है, ये रिलेशनशिप भी गलत लिखी हुई है और यही गलती होती है वहां पे, ये रिलेशनशिप गलत लिखी हुई है और यही गलती होती है और उसके बिहाफ पे एनालिसिस कर ली है। अगर मैं इस ट्रायंगल को एनालाइज करूं, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है, उल्टा रिलेशन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे डेलिबरेटली। अगर मैं इस ट्रायंगल को एनालाइज करूं, इफ आई एनालाइज दिस ट्रायंगल सेपरेटली, निकाला इस ट्रायंगल को बाहर, सो फॉर सिंपलिसिटी अंडरस्टैंडिंग मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के बता रहा हूं आपको। तो ये हमारा वर्टिकल लाइन है, ये हमारी नॉर्मल लाइन है, दिस इज अवर नॉर्मल लाइन, दिस इज अवर नॉर्मल लाइन, ये हमारा वाटर सरफेस लेवल है। मैंने यहाँ पे पॉइंट भी मार्क कर दिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी। जरा बताना कौन सा एंगल 90 डिग्री है, विच एंगल इज 90 डिग्री, विच एंगल इज 90 डिग्री। तो ये हमारा नॉर्मल डेप्थ है, दिस इज अवर नॉर्मल डेप्थ है, इसका मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। सो एंगल बी सी ए इज 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। सो इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज cos थीटा, तो इस ट्रायंगल में क्या cos थीटा बना। तो अगर मेरे को cos थीटा लिखना है इस ट्रायंगल के अंदर, इट इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है BC, हाइपोटेन्यूज है AB, बेस है BC मतलब D, हाइपोटेन्यूज है Y। तो रिलेशनशिप क्या है हमारी, रिलेशनशिप है D इज इक्वल टू Y cos थीटा। तो ध्यान रखना इसका वहां पे जस्ट उल्टी रिलेशनशिप मतलब क्या जाना वहां पे। तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, whose value is more, डेप्थ ऑफ फ्लो ज्यादा होता है किससे, डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन से। तो डेप्थ ऑफ फ्लो इज मोर देन डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। ये चीज रिपीट करना है इसमें कुछ भी, आई वांट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। अब अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना के दिखाऊं, अपन कौन सा लेंगे दोनों में से, ये भी बता, अभी डेप्थ में डिफरेंस बताया नहीं, हम कौन सा लेंगे दोनों के अंदर। रोज क्लास में बोलता हूँ क्यों आगे भागते हो, अभी उन दोनों में डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ, अभी से आगे भाग गया, हम कौन सा लेंगे। सो डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन ये कौन से व्यू से दिखाया है आपको, इज बीइंग शोन फ्रॉम व्हिच व्यू, ये मैंने आपको दिखाया साइड व्यू से, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अगर इसी का ही मैं क्रॉस सेक्शन काट के दिखाऊं, इफ आई शो दी क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस, अगर इसी का हम क्रॉस सेक्शन देखें, अब क्रॉस सेक्शन में मेरे को दो अलग अलग एंगल से बताने पड़ेंगे आपको। तो क्रॉस सेक्शन, एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन कट किया, सो एक तो मैंने वर्टिकल क्रॉस सेक्शन कट किया, सो वन इज अवर वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, अब इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और एक मैंने नॉर्मल सेक्शन कट किया है, वन ऑफ द सेक्शन इज नॉर्मल, तो ये मेरा नॉर्मल सेक्शन है। दोनों सेक्शन को अलग अलग नाम दे दूंगा अभी मैं। लेट्स सपोज ये सेक्शन है हमारा 1 1, ये सेक्शन है हमारा 2 2, और ये एंगल है 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर मैं दोनों सेक्शन दिखाऊंगा आपको, बोथ आर क्रॉस सेक्शन, दोनों क्रॉस सेक्शन है, बस एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, एक नॉर्मल क्रॉस सेक्शन है। तो अगर दोनों सेक्शन को हम साइमल्टेनियसली देखें, दोनों सेक्शन को हम साइमल्टेनियसली देखें, ये हमारे दोनों सेक्शन है, दोनों सेक्शन एक जैसे होने चाहिए, तो दोनों सेक्शन एक जैसे होने चाहिए। सो इसको थोड़ा रिड्यूस किया साइज में, सो रिड्यूस इन द साइज, तो साइज में थोड़ा रिड्यूस किया, दिस इज अवर चैनल, ये हमारे चैनल के क्रॉस सेक्शन है, एक वर्टिकल है एक नॉर्मल है। लेट्स सपोज ये 1 1 सेक्शन है और ये 2 2 सेक्शन है, दिस इज 2 2 सेक्शन। पानी का लेवल पहले वाले केस में, पानी का लेवल पहले वाले केस में है y, दूसरे वाले केस में है d। अब मैंने कोशिश करी है कि आपको ये चीज एग्जैक्टली स्केल पे दिखे, आई हैव टेकन प्रॉपर केयर दैट यू आर एबल टू सी दिस एंटायर स्टोरी ऑन स्केल, बाकी डायग्राम स्केल पे बनते नहीं है। सो दिस इज y, तो ये y है, सो दिस इज अवर वाटर लेवल, दिस इज अवर वाटर लेवल, दिस इज द सिचुएशन। तो सेम जगह पे आपने वर्टिकल सेक्शन कट किया, आपको मिलेगी डेप्थ ऑफ फ्लो। सेम सेक्शन पे आपने नॉर्मल सेक्शन कट किया, आपको मिलेगी डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। y की वैल्यू ज्यादा होती है किससे, d से, और दोनों में रिलेशन आपको बता दिया, रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज बीइंग रेफर्ड। अब द पॉइंट इज मुझे ओपन चैनल फ्लो में किसकी प्रॉपर्टी एनालाइज करनी है, मुझे ओपन चैनल फ्लो में किसकी प्रॉपर्टी एनालाइज करनी है, चैनल की प्रॉपर्टी एनालाइज करनी है, फ्लो की प्रॉपर्टी एनालाइज करनी है। मुझे ओपन चैनल फ्लो में चैनल की प्रॉपर्टी एनालाइज करनी है, फ्लो की प्रॉपर्टी एनालाइज करनी है। वी हैव टू एनालाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो। क्लियर चीज, अब बताओ किसको यूज करोगे। आपको वेलोसिटी दिखा दी मैंने आपको, आई शोन द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल ली। अब मेरे को लेट्स सपोज डिस्चार्ज लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज ऑफ फ्लो, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो की, डिस्चार्ज भी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो का। तो मैं बोलूंगा डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, तो लिख दोगे आप डायरेक्टली डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ये एरिया कौन सा होगा, हां डेप्थ ऑफ फ्लो, बहुत बढ़िया। देखो सबका आंसर आ रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो यूज करेंगे। ये एरिया कौन सा होगा, मुझे वेलोसिटी ऑफ फ्लो पता है, मुझे डिस्चार्ज ऑफ फ्लो निकालना है, मैंने बोला डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। आई एम सेइंग डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ये एरिया कौन सा एरिया होगा, सेक्शन 1 1 और सेक्शन 2 2। ये एरिया कौन सा होगा, सेक्शन 1 1 और सेक्शन 2 2। एरिया हमेशा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होता है, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी चलेंगी वो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चलेंगी, ध्यान रखना इस चीज का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस।
तो आप जो एरिया लिखोगे वो सेक्शन 2 का एरिया लिखोगे, सेक्शन 1 का मत लिखना वहां पे। हाउएवर हाउएवर अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, हाउएवर अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, cos थीटा कितना मिलेगा? हाउएवर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो आपके 99.99% केसेस में थीटा की वैल्यू बहुत छोटी मिलेगी, हम y को d के बराबर लेके चल सकते हैं। पर जब स्पेसिफिकली सवाल पूछेगा इसके ऊपर, यानी जब हमारे कैसे चैनल आएंगे, स्टीप चैनल आएंगे, स्टीप चैनल में आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन कंसीडर करना है। तो अगर माइल्ड सेक्शन है कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी निकल के आएगी, वैल्यू ऑफ थीटा विल वेरी स्मॉल। कितना छोटा होगा बताऊंगा क्या आपको, दैट वैल्यू आल्सो आई डिस्कस। और आपको ये पता होना चाहिए शुरू में कि डेप्थ ऑफ फ्लो अलग चीज होती है, डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन अलग चीज होती है। क्लियर है पूरी कहानी? एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर टू दिस नो, कोई सा पॉइंट रिपीट करना है पूरी कहानी में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स। दो एलिमेंट कवर कर लिए, डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। थर्ड ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट कैसे लिख रहा था मैं, 1 2 3 लिख रहा था। सो 1 2 3 थर्ड एलिमेंट ऑफ फ्लो। सो थर्ड एलिमेंट ऑफ फ्लो इज टॉप विड्थ, कैपिटल में नहीं, ऐसे ही है। थर्ड एलिमेंट ऑफ फ्लो इज टॉप विड्थ। तो अगला जो एलिमेंट है फ्लो का वो हमारा टॉप विड्थ है। तो क्या है टॉप विड्थ? इट सेज इट इज द विड्थ, इट इज द विड्थ ऑफ द चैनल सेक्शन, इट इज द विड्थ ऑफ द चैनल सेक्शन एट फ्री सरफेस, इट इज द विड्थ ऑफ द चैनल सेक्शन एट फ्री सरफेस। तो ये विड्थ है चैनल सेक्शन की कहां पे? फ्री सरफेस पे। अब जरा मुझे बताना है कि मैं सेक्शन 1 की विड्थ रेफर करूंगा टॉप पे या सेक्शन 2 की विड्थ रेफर करूंगा टॉप पे? तो टॉप विड्थ का मतलब क्या होता है? इट्स द विड्थ ऑफ द चैनल सेक्शन एट द फ्री सरफेस। अब जरा मुझे बताओ, मैं सेक्शन 1 की टॉप विड्थ एनालाइज करूंगा, सेक्शन 2 की टॉप विड्थ एनालाइज करूंगा? वी एनालाइज इट टॉप विड्थ ऑफ सेक्शन 2। तो फिर से ध्यान रखना, इसको टॉप विड्थ बोलते हैं, इसको टॉप विड्थ नहीं बोलेंगे, दिस विल नॉट बी टर्म्ड एज टॉप विड्थ। हां वो एक अलग बात है। क्या अलग बात है? कि अगर थीटा की वैल्यू छोटी हो, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज स्मॉल, तो आपको t डैश t के बराबर मिल जाएगा, t डैश विल बी इक्वल टू t। पर हमने किसको डिफाइन किया टॉप विड्थ? हमने डिफाइन किया इट्स द विड्थ ऑफ द चैनल सेक्शन एट द फ्री सरफेस। तो ये हमारा फ्लो सेक्शन है, दिस इज अवर फ्लो सेक्शन। तो हमारी सारी एनालिसिस इसी सेक्शन के लिए चलेगी, और इंटायर एनालिसिस विल बी फॉर दिस सेक्शन ओनली। क्लियर है पॉइंट? So this is also one of the element of the flow section. ये भी एक एलिमेंट है हमारे फ्लो सेक्शन। नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ फ्लो सेक्शन, अगला जो एलिमेंट है हमारे फ्लो सेक्शन का इज वेटेड एरिया और वाटर एरिया, कुछ भी बोल सकते हो। सो वेटेड एरिया और वाटर एरिया कैन बी रेफर्ड इन एनी फॉर्म। सो वेटेड एरिया और वाटर एरिया, अब ये क्या होता है वेटेड एरिया और वाटर एरिया? इट इज द एरिया, इट इज द एरिया ऑफ फ्लो, इट इज द एरिया ऑफ फ्लो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इट इज द एरिया ऑफ फ्लो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये हमारा एरिया है जो नॉर्मल है किसके? डायरेक्शन ऑफ फ्लो के। सो एरिया ऑफ फ्लो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हाट? 2 2। सो एरिया ऑफ फ्लो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दिस इज टर्म्ड एज वाटर एरिया, इसको हम ए बोलेंगे। तो सारी प्रॉपर्टी ए चलेंगे हमारी, ऑल दीस प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्शन 2 विल बी कंसीडर्ड। पर क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है, इन बातों में डिफरेंस पता नहीं चलता हमें, वी डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन दीस टू एस्पेक्ट्स। क्लियर पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी भी हो गई हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी इज आल्सो बीइंग एनालाइज्ड। नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट, नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट है वेटेड पेरीमीटर। सो वेटेड पेरीमीटर, सो नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट इज वेटेड पेरीमीटर। अब ये क्या है वेटेड पेरीमीटर? इट इज द लेंथ ऑफ, इट इज द लेंथ ऑफ line of intersection, length of line of intersection, it's the length of line of intersection of channel, of channel wetted surface, channel wetted surface with cross section plane, with cross section plane normal, normal to the direction of flow। फिर से आपको इसी तरीके से ध्यान देना है, जो गलती होगी इसके अंदर आगे जाके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे डिफाइन किया मैंने आपको। सो नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द, तो अगला एलिमेंट जो अवेलेबल है हमारे पास चैनल सेक्शन का वो है वेटेड पेरीमीटर। अब क्या होता है वेटेड पेरीमीटर, जरा देखना इसको। वेटेड पेरीमीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। वेटेड पेरीमीटर लेंथ है किसकी? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन किसकी? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मल टू द, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो क्या है? 2 2। तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये 2 2 है, विद दैट ऑफ व्हाट? विद दैट ऑफ व्हाट? क्या बोल रहे हो?
So wetted perimeter is the length of the line of intersection of the cross section area normal to the depth of flow. तो हमारा section 22 area है normal to the depth of flow with that of what? With that of the channel boundary. तो ये जो channel की boundary मिली किसके साथ? Channel की boundary मिली हमारे cross section के साथ जो normal to the direction of flow है. इनके intersection पे जो line बनी उस line की length क्या कहलाती है? Perimeter of flow कहलाती है. तो इनके intersection पे जो line मिली वो मैं white color से आपको mark करके दिखा देता हूँ. तो इनके intersection पे जो line बनी है ये वो line बनी है. दिस इज टर्म्ड एज पेरीमीटर ऑफ फ्लो. तो अभी तो सेक्शन रेक्टेंगुलर आएंगे पर जैसे ही ज्योमेट्री बदलेगी सेक्शन की ये पेरीमीटर निकालना मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए. तो आपको ध्यान रखना है इसको डिफाइन कैसे किया गया है. तो पेरीमीटर ऑफ फ्लो लेंथ है उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की. लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बनी? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड द चैनल बाउंड्री. दिस इज टर्म्ड एज वेटेड पेरीमीटर. इसको वेटेड पेरीमीटर बोलते हैं. तो इस लाइन की लेंथ निकाल लो ये वेटेड पेरीमीटर कहलाएगी. सो फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज वेटेड पेरीमीटर. इसको मैंने व्हाइट कलर से शेड करके दिखा दिया है. इट्स बीन शेडेड विद व्हाइट कलर. क्लियर पॉइंट? अभी करना है इसको कुछ भी. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये कौन सा एलिमेंट था? पांचवा एलिमेंट था. छठा एलिमेंट है हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो. हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो इसको हमने सीवर में भी डिस्कस किया हुआ है. आई डिस्कस दिस पॉइंट इन सीवर आल्सो. तो वहां पर भी ये एनालिसिस आई थी. सो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो. सो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो डिनोटेड बाय सिंबल आर. इसको डिनोट करते हैं सिंबल आर से. चलिए अब ये क्या डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड एज, इसको हमने डिफाइन किया है. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेटेड एरिया. It is defined as ratio of wetted area and wetted perimeter. It is defined as the ratio of wetted area to the wetted perimeter. तो ये रेशियो है wetted area by wetted perimeter का. फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है इसकी? ये तो मैंने रेशियो लिख दिया. व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? इट सिग्निफाइज द एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो. ये मैंने आपको सीवर में बताया था. तो क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो वेरिएबल है, जरा चेक करके देखना. जो हमारा सेक्शन 22 है यहाँ पर भी डेप्थ ऑफ फ्लो क्या कर रही है? वेरी कर रही है. क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो वेरी कर रही है एनालिसिस करने के लिए हमें एवरेज डेप्थ की रिक्वायरमेंट होती है. तो जब भी हमारा पैरामीटर वेरी कर जाए हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? हम उसके एवरेज वैल्यू ले लेते हैं. यहाँ पे पैरामीटर कौन है? डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन है. क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन वेरिएबल है हमने उसकी कौन सी वैल्यू उठा ली? एवरेज वैल्यू उठा ली. और उस एवरेज वैल्यू ऑफ डेप्थ को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते हैं. तो मीन मींस एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो. हमारी एनालिसिस में हम इसको यूज करेंगे. वी विल यूजिंग दिस पैरामीटर वेटेड एरिया बाय वेटेड पैरामीटर. क्लियर है चीज? चलिए लास्ट ऑफ द एलिमेंट, अगला एलिमेंट जो अवेलेबल है हमारे पास. सो लास्ट ऑफ द एलिमेंट is hydraulic depth. So last of the element is termed as hydraulic depth. अब ये hydraulic depth क्या होती है? What is this hydraulic depth? It is defined as the ratio of wetted area to the top width. तो हाइड्रोलिक डेप्थ इज द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू द टॉप विड्थ. जरा बताना इसका नाम क्या रखा था पीछे मैंने? इस हाइड्रोलिक डेप्थ को पीछे क्या बोल के आए हम? द हाइड्रोलिक डेप्थ वाज डिफाइंड एज व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. और वहां इसका सिग्निफिकेंस भी बता दिया था. तो हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो हमें एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो की जानकारी देती है. पर हाइड्रोलिक डेप्थ हमें किसकी जानकारी देती है? हाइड्रोलिक डेप्थ वो डेप्थ है या वो लेंथ है फ्लो की जिससे हम पूरे फ्लो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसको समझने के लिए एग्जांपल आप रिलेट कर सकते हो. The significance of the hydraulic depth is equivalent to that of D10. अभी कर रहे हो सॉइल मैकेनिक्स साहब? तो जो significance D10 की है, whatever is the significance of D10, same is the significance of this hydraulic depth. तो hydraulic depth बोल दो, characteristic length बोल दो, ये वो depth है या वो length है जो हमारे पूरे फ्लो को रिप्रेजेंट कर जाती है, which represents the entire flow. ये किसका रेशियो है? ये रेशियो है wetted area to the top width का. It is the ratio of wetted area to the top width. अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना है इस पूरी कहानी में से. Any of the point to be referred from this entire story. Clear? तो जो एलिमेंट्स होते हैं चैनल सेक्शन के वो भी देख लिए हमने. We have talked about types of flow, we have talked about types of channel की बात करिए. अब बात करते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की. तो पहले या दूसरे दिन आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो. कैसा निकल के आता है? इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो व्हाट द नेचर ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज लॉगरिथमिक वेरिएशन निकल के आती है. यहाँ हम क्या बोल देते हैं इसको? या लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं? पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन. So it is termed as
दैट्स पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन. अब वही डिस्ट्रीब्यूशन क्यों निकल के आती है उसकी रेफरेंस निकालेंगे हम, दैट विल डिस्कस इट. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगला पॉइंट ऑफ जो रेफरेंस है हमारे पास इज टर्म्ड एज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. So next of the point of reference is termed as velocity distribution. अब velocity distribution तो मैंने आपको बता ही रखा है. I've discussed the velocity distribution. तो पहले significant points mention कर देता हूँ, फिर distribution diagram बना के दिखा देता हूँ आपको. तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर next class में करेंगे, क्योंकि इसको समझने में भी टाइम लगेगा हमारा. तो first point बोल रहा है जो velocity profile है, the velocity profile at a section, the velocity profile at a section in a plane normal to the direction of flow, in a plane normal to the direction of flow, if observed can be considered by logarithmic distribution और पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपको पहले ही बता रखा है. और पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारा पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इज जीरो एट द बाउंड्री कंडीशन. वेलोसिटी जीरो होगी एट बाउंड्रीज. So velocity will be zero at the boundaries and gradually increase with increase in depth. Increase in depth or distance from the boundary. तो बाउंड्री पे वेलोसिटी जीरो होगी, जैसे जैसे दूर जाओगे बाउंड्री से वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी. तो वेलोसिटी विल इंक्रीज. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं दिस डिस्ट्रीब्यूशन is non-uniform. ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है. दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म ड्यू टू दो रीजन की वजह से. दोनों रीजन ध्यान रखने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. पहला, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. along the wetted perimeter. दूसरा, presence of free surface on which shear stress is zero. जहाँ पे shear stress की वैल्यू जीरो है. चलो ये जानकारी भी दे दी. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है it has been observed that maximum velocity, फिर से ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है आपका ये, maximum velocity of flow occurs at a certain distance below the free surface. तो maximum velocity free surface पे नहीं मिलेगी आपको. It will be observed at a certain distance below the free surface. Next point बोल रहा है this reduction is due to very important point. This reduction is due to production of secondary currents. क्यों आते हैं secondary currents अभी बताता हूँ. Secondary currents, which is the function of aspect ratio. जो फंक्शन है एस्पेक्ट रेशियो का. तो एक नई टर्म आई है यहाँ पे, एस्पेक्ट रेशियो. क्या होती है एस्पेक्ट रेशियो? The ratio of width to the depth of channel section, which is the function of aspect ratio. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? the presence of corner boundary bends in open channel causes velocity vector of flow. So causes velocity vector of flow to have the component in all three directions. To have component not only in longitudinal direction. So very important point again from examination point of view. Not only in longitudinal. To have component not only in longitudinal direction, but also in lateral and normal direction. अब जितना भी लिखा है उसको समझा देता हूँ.
नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन। तो अभी तक जो बातें लिखी है उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। दिस फ्लो इन नॉर्मल डायरेक्शन, दिस फ्लो इन नॉर्मल डायरेक्शन इज सेकेंडरी फ्लो, इज सेकेंडरी फ्लो। किसको हम सेकेंडरी फ्लो बोलते हैं? एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी करंट्स, एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी करंट्स। अब सारी चीजों को एक एक करके उठाते हैं। अब फॉर ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन, अब चेक करो। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जरा एक बार वेलोसिटी प्रोफाइल का प्लान देखते हैं। यू सी द प्लान ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल। ये हमारा चैनल है, दिस इज अवर चैनल, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है दोनों। ब्लू कलर से सेलेक्ट किया, ब्लू कलर से सेलेक्ट किया, दिस इज अवर वेलोसिटी प्रोफाइल। ये वेलोसिटी प्रोफाइल का प्लान दिखाया है, ध्यान रखना इस चीज का। सो द प्लान ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल, ये प्लान है हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल की। इसको पाइप की तरह मत समझ लेना। पाइप में भी आपको सेम ऐसा डायग्राम बना के दिखाया था, पर वो कौन सी प्रोफाइल थी? पाइप में भी सेम आपको ऐसा डायग्राम बना के दिखाया था, पर वो कौन सी प्रोफाइल थी? पाइप में भी आपको सेम ऐसा डायग्राम बना के दिखाया था, वो कौन सी प्रोफाइल थी? वो हमारा सेक्शन था। ये क्या है? प्लान है। तो ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, सिमेट्रिक नहीं बना है मेरे से अभी, पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अगर ऊपर से जाके देखोगे आपको ये वेलोसिटी प्रोफाइल मिलेगी। दिस विल बी द वेलोसिटी प्रोफाइल फ्रॉम द टॉप। द व्यू ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल विल कम आउट टू बी समवट लाइक दिस। अब यही चीज हम कहां से देखें? यही चीज हम सामने से जाके देखें। इफ यू ऑब्जर्व द सेम वेलोसिटी प्रोफाइल फ्रॉम द फ्रंट, अगर मैं यही वेलोसिटी प्रोफाइल सामने से जाके देखूं, तो अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल को सामने से जाके देखूं, तो ये हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल है। दिस इज अवर वेलोसिटी प्रोफाइल। ब्लू कलर की लाइन बनानी है, तो ब्लू कलर की लाइन बनाई है, वाटर सरफेस लेवल है। दिस इज अवर वाटर सरफेस लेवल। तो ये हमारा वाटर सरफेस लेवल है। दिस इज द वर्टिकल section, ये vertical section है। So this is the vertical section which has been shown to you. So this is the velocity profile, ये हमारी velocity profile है। So this is the velocity profile। अब फ्री हैंड से बनी है, सारी चीजें एग्जैक्टली नहीं आएंगी। Since it is being drawn by free hand, all the points cannot be referred simultaneously. So this is the velocity profile, ये टॉप व्यू है। ये अगर आप चैनल के साइड में जाके देखोगे, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को ऑब्जर्व करोगे, ये आपको वेलोसिटी प्रोफाइल मिलेगी। दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल, दिस इज सरफेस वेलोसिटी। तो ये सरफेस वेलोसिटी है। मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूं, उसके बाद इन सबको समझा भी दूंगा। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ये हमारी ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जो टॉप पे नहीं आई है। कुछ डिस्टेंस नीचे आई है, कितनी डिस्टेंस नीचे आई है? लेट्स सपोज डेल्टा है, दिस इज डेल्टा, दिस इज अवर डेप्थ ऑफ फ्लो, इसको मैंने y नॉट बोल दिया। सो डेप्थ ऑफ फ्लो y नॉट बोल दिया। किसी भी डेप्थ y पे वेलोसिटी है y, सो किसी भी डेप्थ y पे वेलोसिटी इज लेट्स सपोज u और v, जो भी नाम दे सकते हो आप उसे। तो डेप्थ पे वेलोसिटी बोली हमने v, सो डेप्थ पे वेलोसिटी निकल के आ गई है v। अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं, इफ आई एक्सटेंड दिस, मुझे सरफेस पे वेलोसिटी मैक्सिमम मिलनी चाहिए थी। सरफेस पे वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं निकल के आ रही है। सरफेस वेलोसिटी इज नॉट कमिंग आउट टू बी मैक्सिमम। तो सरफेस वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है। इसकी इक्वेशन बता रखी है आपको मैंने, u maximum minus u upon shear velocity is equal to 1 by k ln y by y naught। तो इस वेलोसिटी प्रोफाइल की इक्वेशन बता रखी है। तो रेफर द एंटायर स्टोरी, देखिए पूरी कहानी क्या है। पहले प्रोफाइल के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बता देता हूं, फिर आगे टेक्निकल पॉइंट्स को रेफर करेंगे। तो हमारी जो वेलोसिटी प्रोफाइल निकल के आती है, हमारी जो वेलोसिटी प्रोफाइल निकल के आती है ओपन चैनल में, इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको बोलते हैं पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। जो वेलोसिटी होती है बाउंड्री पे, इट कम्स आउट टू बी जीरो। ये पॉइंट लिखा है पीछे मैंने। सो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो एट द बाउंड्री। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है फ्रॉम द बाउंड्री, वेलोसिटी क्या करती जाती है? बढ़ती जाती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है बाउंड्री से, वैसे वैसे वेलोसिटी करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट पे आके ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जबकि टेक्निकली अगर लॉजिक लगाएं, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा बाउंड्री पे। जैसे जैसे हम बाउंड्री से दूर जाएंगे, फ्रिक्शन कम होता जाएगा, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। इस लॉजिक के बिहाफ पे मुझे वेलोसिटी मैक्सिमम मिलनी चाहिए, कहां पे? सरफेस पे नहीं मिलती है, डिप आता है। तो कहने का मतलब है वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंच जाती है एक पर्टिकुलर डेप्थ पे फ्रॉम द फ्री सरफेस। इसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यानी डिप आता है वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी बढ़ती ही नहीं जाती। क्यों डिप आता है वेलोसिटी का, उसको टेक्निकली आगे देखेंगे। और अभी मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो नहीं है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? बाउंड्री पे वेलोसिटी जीरो है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। एक डेप्थ पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद हमारी वेलोसिटी में डिप आता है, और सरफेस पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से कम निकल के आती है। एट सरफेस द वेलोसिटी कम्स आउट टू बी लेस देन मैक्सिमम वेलोसिटी। ये जानकारी मैंने आपको पहले पॉइंट में लिख के दी हुई है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू इन द फर्स्ट स्टेटमेंट। जो वेलोसिटी प्रोफाइल है एट द प्लेन व्हिच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज ऑब्जर्व्ड टू बी logarithmic or power law distribution. Velocity is zero at the boundary and gradually increases with increase in depth or distance from the boundary. Next point क्या बोल रहा है? Next point बोल रहा है ये जो वेरिएशन है नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये जो वेरिएशन है ये नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन क्यों निकल के आ रहा है? दो रीजन की वजह से। दिस नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन कम्स बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट रीजन। पहला रीजन, जो शेयर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है चैनल की बाउंड्री पे, अभी वो तीसरा सेक्शन बना के दिखाता हूं मैं आपको। जो शेयर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है चैनल की बाउंड्री पे, वो नॉन यूनिफॉर्म है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। और दूसरा रीजन है इस नॉन यूनिफॉर्मिटी का, इस प्रेजेंस ऑफ द फ्री सरफेस ओवर व्हिच शेयर स्ट्रेस इज जीरो। तो इस बात को समझने के लिए मैं सेक्शन चेंज ही कर देता हूं। आई एम चेंजिंग द सेक्शन। लेट्स सपोज ये हमारा क्रॉस सेक्शन है,
इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो शेयर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। और शेयर स्ट्रेस कैसे दिखाऊं? लेट अस सपोज ये हमारा शेयर स्ट्रेस है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन। इस सेक्शन के अक्रॉस शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ये निकल के आ रहा है। तो हमारी जो वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ, हमारी जो वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रही है वेलोसिटी। क्यों वेरी कर रही है? पहला रीजन जो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब फ्रिक्शन तो लग रहा है पर फ्रिक्शन यूनिफॉर्मली नहीं लग रहा। दूसरा, हमारे पास एक टॉप सरफेस भी अवेलेबल है और इस टॉप सरफेस पे जो फ्रिक्शन अवेलेबल है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है? 0 है। एट द टॉप सरफेस यानी जो फ्री सरफेस है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है एयर और पानी के बीच में वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू द फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड द चैनल बाउंड्री। तो इसको हम 0 लेके चल रहे हैं। बाकी जो सरफेस टेंशन होता है वो तो नेग्लिजिबल होता ही है, ये आपको शुरू में बताया था। तो जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म आया, यूनिफॉर्म नहीं आया, इसका रीजन है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द shear stresses over the channel boundary and the presence of the free surface over which shear stress is 0। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म निकल के आती है। हमने समझने के लिए वेरिएशन लॉगरिथमिक बना ली। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हमने वेरिएशन क्या मानी हुई है? लॉगरिथमिक मानी हुई है। ये हमारा तीसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस था। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कहां पर नहीं आती? सरफेस पे नहीं आती, कुछ डिस्टेंस नीचे आती है सरफेस से। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी इज नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड ओवर द सरफेस बट इज ऑब्जर्व्ड सर्टेन डिस्टेंस बिलो द सरफेस। अब ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड सो? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी करंट। तो नई चीज आई है सेकेंडरी करंट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी करंट। अब इस सेकेंडरी करंट क्या होता है? इस सेकेंडरी करंट को समझने के लिए हमारे ओपन चैनल में कॉर्नर होते हैं। जब ओपन चैनल्स कॉर्नर्स आर देयर, हमारे ओपन चैनल में बाउंड्रीज हैं, हमारे ओपन चैनल में बैंक्स हैं। इस कॉर्नर, बाउंड्री और बैंक की वजह से जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो कंपोनेंट है ही है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द फ्लो। तो ये मैं आपको इस मार्कर के फॉर्म में दिखा रहा हूं। तो लेंथ ऑफ फ्लो में वेलोसिटी का कंपोनेंट तो है ही, पर साथ में नॉर्मल डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होता है और लेटरल डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होता है। तो बिकॉज ऑफ द चैनल कॉर्नर, बिकॉज ऑफ द चैनल बाउंड्री, बिकॉज ऑफ द चैनल बैंक, velocity vector not only has a component in longitudinal direction, it also has a component in normal and lateral direction। अब जो नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर है, जो नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर है वो इंक्लाइंड होता है, वो भी एक इश्यू है। जो नॉर्मल डायरेक्शन का वेक्टर है वो इंक्लाइंड है। कहने का मतलब है रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आती है। अब क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आती है फ्लो की, तो आपको सरफेस पे वेलोसिटी टेक्निकली क्या मिलती है? कम मिलती है। इस बात को समझाने के लिए टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट मैं सेकेंडरी करंट दिखाई देता हूं आपको। आई एम शोइंग यू द सेकेंडरी करंट। तो अगर मुझे सेकेंडरी करंट बना के दिखाने हैं, if I have to show you the secondary current, तो सेक्शन बना हुआ है, ये सेक्शन बना हुआ है, these are secondary currents, so these are technically termed as secondary currents। तो जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है उसका कंपोनेंट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो है ही, साथ में लेटरल और नॉर्मल डायरेक्शन में भी है। तो ये मैंने 2D में डायग्राम दिखाया है, ये वेलोसिटी वेक्टर दिखाई है मैंने आपको 2D के अंदर। लेट्स सपोज v डैश, दिस इज v डबल डैश, दिस इज v ट्रिपल डैश। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है अगर मैं इसको दो डायरेक्शन में ब्रेक करूं, वो दो डायरेक्शन कौन सी होंगी? एक नॉर्मल डायरेक्शन होगी और एक लेटरल डायरेक्शन होगी। वन विल बी नॉर्मल डायरेक्शन, वन विल बी लेटरल डायरेक्शन। तो क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, इसकी वजह से सरफेस पे जो वेलोसिटी निकल के आती है वो कम निकल के आती है देन दैट ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है वेलोसिटी का, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फ्लो। दिस नॉर्मल डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज नोन एज सेकेंडरी फ्लो। और ये सेकेंडरी फ्लो सेकेंडरी करंट डेवलप करते हैं। और सेकेंडरी करंट रीजन बनता है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी को सरफेस पे नहीं ऑब्जर्व कराने का। तो व्हाई वेलोसिटी इज नॉट मैक्सिमम एट द सरफेस, उसका रीजन बताया, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी करंट क्यों डेवलप हुए? बिकॉज ऑफ सेकेंडरी फ्लो। सेकेंडरी फ्लो क्यों आया या सेकेंडरी फ्लो किसे बोलते हैं? सेकेंडरी फ्लो बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ये नॉर्मल कंपोनेंट क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि चैनल की बाउंड्री में कॉर्नर मिलेंगे, आपको बैंक्स में कॉर्नर मिलेंगे। तो उस कॉर्नर्स की वजह से, बाउंड्रीज की वजह से या बैंक्स की वजह से नॉर्मल और लेटरल डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज आल्सो ऑब्जर्व्ड। तो ये टेक्निकल रीजन पूछेगा आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कि वेलोसिटी मैक्सिमम सरफेस पे क्यों नहीं आती। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है यहां तक? तो यहाँ तक की तो रेफरेंस निकाल ली, अब क्लियर रेफरेंस इज ड्रॉन। अब कुछ टेक्निकल वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी आपको, जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी सरफेस वेलोसिटी में रिलेशनशिप, सरफेस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी में रिलेशनशिप, वो सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, दैट आई कैन रेफर डायरेक्टली। ये लो नॉर्मल कंपोनेंट बन गया। नॉर्मल कंपोनेंट भी अगर मुझे बना के दिखाना पड़े फिर तो बचा ही क्या। ये लो एक नॉर्मल कंपोनेंट है, एक लेटरल कंपोनेंट है। दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दिस इज लेटरल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। लॉन्गिट्यूडल आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, ये रहा लॉन्गिट्यूडल कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये हमारा लॉन्गिट्यूडल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। दिस इज अवर लॉन्गिट्यूडल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में भी है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो नॉर्मल डायरेक्शन में भी है और लेटरल डायरेक्शन में भी। ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये सेकेंडरी करंट प्रोड्यूस करता है और इसी को सेकेंडरी फ्लो बोलते हैं। दिस इज टर्म्ड सेकेंडरी फ्लो। ये मैंने डायरेक्शन भी आपको डाउनवर्ड दिखाई है, ये यहाँ पे डायरेक्शन आपको अपवर्ड मिल जाएगी।
but will be normal component of the velocity, the normal component of the velocity. तो अगर अभी सारी जानकारी देखें, if we refer all the points, अगर हम सारी पॉइंट रेफरेंस करें तो अगला पॉइंट बोल रहा है फ्रॉम फील्ड ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम फील्ड ऑब्जर्वेशन, कोई लॉजिक नहीं है वैल्यूज के अंदर, फ्रॉम फील्ड ऑब्जर्वेशन it has been referred, from field observation it has been referred, it has been referred, field observation से हमें मिला that average velocity, that average velocity of flow, average velocity of flow occurs at depth of 0.6 times of y naught from the free surface. तो ये डायरेक्ट जानकारी है, from the free surface जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है वो होती है at depth of 0.6 times of y naught from the free surface, from the free surface. Next, v average is equal to 0.6 times of y naught. तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कहाँ पे मिलती है, जब डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी हो जाए, when depth of flow is how much, when depth of flow is 0.6 times of y naught from the free surface. तो ये डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, दिस डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन टू यू. तो पहला ऑब्जर्वेशन कि जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी 0.6 टाइम्स ऑफ y naught फ्रॉम द फ्री सरफेस. तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने, v average is equal to velocity at 0.6 times of y naught. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं डीप चैनल्स, in deep channels however, in deep channels however the above relationship deep channel में जो ऊपर वाली रिलेशनशिप है is inaccurate, is inaccurate, hence average velocity hence average velocity is taken as average velocity is taken as average of average velocity is taken as average velocity is taken as average of velocity at 0.2 times of y naught and 0.8 times of y naught. चलिए देखिए जानकारी क्या लिखी है. अगर हमारा चैनल डीप हुआ तो उस समय जो ऊपर वाली रिलेशनशिप है वो इनएक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती, तो उस समय आपको सवाल में ये कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा. देन यू हैव द प्रॉब्लम टू अप्लाई दिस कंसेप्ट. तो अगर शैलो चैनल है, एवरेज वेलोसिटी विल बी ऑब्जर्व्ड एट द डेप्थ ऑफ 0.6 टाइम्स ऑफ y naught. डीप चैनल है, एवरेज वेलोसिटी हमें 0.6 टाइम्स ऑफ y naught पे नहीं मिलती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी को मान लेते हैं कि ये एवरेज है किसका, वेलोसिटी एट 0.2 टाइम्स ऑफ y naught एंड वेलोसिटी एट 0.8 टाइम्स ऑफ y naught. तो उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आते हैं डायरेक्टली यू फाइंड द ऑब्जेक्टिव्स. यही कंसेप्ट आप यूज करोगे हाइड्रोलॉजी के अंदर भी, द सेम कंसेप्ट विल बी यूज्ड इन हाइड्रोलॉजी आल्सो. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी is also related to surface velocity as follows. तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो लिंक्ड है सरफेस वेलोसिटी से भी. इट इज k टाइम्स ऑफ सरफेस वेलोसिटी और k की वैल्यू वेरी करती है 0.8 से लेकर 0.95. डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको इसके ऊपर. तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो k टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी एट सरफेस है और k की वैल्यू वेरी करती है 0.8 से लेकर 0.95 के बीच में. अगर आपको डाटा गिवन नहीं है आप 0.9 मान के चल सकते हो. तो एवरेज वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द सरफेस वेलोसिटी. ये अप्रोक्सीमेटली 90% निकल के आती है सरफेस वेलोसिटी. तो अभी तक की कहानी किसके ऊपर बेस्ड थी, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड थी. Up till now the entire story was based on average velocity. Next point of reference, नोट के फॉर्म में लिखा for deep narrow channels, अगर हमारे deep narrow channels हैं, for deep narrow channels the location of maximum velocity point will be much lower from the water surface than for a wider shallow channel of same depth or wider shallow channel. डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द critical ratio of b by y above which the velocity dip becomes insignificant
insignificant has value more than 5, has value more than 5, इसका मतलब that is for channel, that is for channel b by y less than equal to 5, less than equal to 5, यानी कैसा चैनल है, नैरो चैनल है, तो नैरो और डीप चैनल है, डिप विल बी सिग्निफिकेंट, डिप इज सिग्निफिकेंट, तो इनके लिए डिप सिग्निफिकेंट होगा। तो ये जानकारी भी दे दी आपको, दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन टू यू, दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो बीइंग मेंशन, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको जानकारी दे दी। तो हम सारी रेफरेंस को अगर निकालें, इफ यू ड्रॉ द एंटायर रेफरेंस, तो इस पूरी रेफरेंस को निकालें, पीछे डायग्राम में मार्क करें, तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको, तो एवरेज वेलोसिटी इज टू बी रिटन, सो एवरेज वेलोसिटी इज टू बी मेंशनड। तो हमारी सरफेस वेलोसिटी कितनी होती है, और सरफेस वेलोसिटी इज हाउ मच टाइम्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, our surface velocity is how much times of average velocity, हमारी जो surface velocity है वो कितने टाइम्स एवरेज वेलोसिटी का, इट्स 0.8 to 0.95 टाइम्स ऑफ मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो, मीन वेलोसिटी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इट मे बी टर्म्ड एज एनीथिंग। तो ये रिलेशनशिप मैंने आपको बता रखी है, दिस रिलेशनशिप आई डिस्कस है, तो उसको मार्क भी कर दिया है, ये एवरेज वेलोसिटी हमारी। अब लास्ट जानकारी क्या लिखी है यहाँ पे, लास्ट जानकारी नोट पे ये लिखी हुई है कि अगर हमारा चैनल नैरो हुआ और डीप हुआ, तो नैरो का मतलब उसकी विड्थ क्या है, कम है, डीप का मतलब उसकी डेप्थ क्या है, ज्यादा है। अगर विड्थ कम है और डेप्थ ज्यादा है तो बी बाय वाई रेशियो क्या आएगी, बी बाय वाई रेशियो मतलब एस्पेक्ट रेशियो। अगर चैनल हमारा नैरो है यानी विड्थ कम है और हमारी डेप्थ ज्यादा है, तो बी बाय वाई रेशियो, बी बाय वाई रेशियो मतलब एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा आएगा या कम आएगा, एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा आएगा या कम आएगा, बी इज लेस वाई इज मोर, तो एस्पेक्ट रेशियो क्या आएगी, कम आएगी, तो एस्पेक्ट रेशियो विल कम आउट टू बी लेस। तो डीप नैरो चैनल के लिए एस्पेक्ट रेशियो की वैल्यू कम निकल के आती है, और इन चैनल्स के लिए जो डिप होती है मैक्सिमम वेलोसिटी वो सिग्निफिकेंट निकल के आती है। अब ये आपको बी बाय वाई रेशियो कितनी लेनी है सिग्निफिकेंट डिप के लिए, वो मैंने जानकारी आपको आगे दे दी। तो अगर बी बाय वाई रेशियो 5 से कम हुआ, फिर से ऑब्जेक्टिव है ये, अगर बी बाय वाई रेशियो 5 से कम हुआ, जो डिप होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का वो सिग्निफिकेंट निकल के आता है। पर अगर हमारा चैनल वाइड है, अगर हमारा चैनल वाइड है और शैलो है, वाइड है इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है, वाइड है इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है, वाइड है इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है, इस वाइड मींस व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, इसका मतलब बी की वैल्यू ज्यादा है। शैलो है इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या है, शैलो है इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या है, कम है, तो बी बाय वाई रेशियो क्या निकल के आएगा, व्हाट अबाउट बी बाय वाई रेशियो, व्हाट अबाउट बी बाय वाई रेशियो ज्यादा निकल के आएगी, किससे ज्यादा निकल के आनी चाहिए, किससे ज्यादा निकल के आनी चाहिए, 5 से ज्यादा निकल के आनी चाहिए। अगर ये 5 से ज्यादा निकल के आ गई, जो डिप है वो क्या हो जाती है, अगर ये ज्यादा निकल के आ गई 5 से, डिप क्या हो जाती है, इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। कहने का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कहां मान लेते हैं हम, कहने का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कहां मान लेते हैं हम, सरफेस पे मान लेते हैं, वी अज्यूम द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द सरफेस ओनली। तो ये जानकारी आपको आगे ध्यान रखनी है, यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। क्लियर है पूरी स्टोरी, एनी ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफर ऑन दिस नो फॉर एनी। तो अभी तक जो भी कहानी चल रही थी वो जनरल कहानी चल रही थी ओपन चैनल के बारे में, व्हाटएवर स्टोरी आई डिस्कस वाज इन जनरल रिगार्डिंग ओपन चैनल। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल क्यों निकल के आती है, व्हाई दिस वेलोसिटी प्रोफाइल इज नॉन यूनिफॉर्म वो देख लिया, क्यों मैक्सिमम वेलोसिटी सरफेस पे नहीं आती वो देख लिया हमने, व्हाई द मैक्सिमम वेलोसिटी नॉट एट द सरफेस दैट वी हैव डिस्कस। ये डिप किसके ऊपर डिपेंड करता है वो डिस्कस कर लिया, हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कहां पे निकल के आती है वो डिस्कस किया, एवरेज वेलोसिटी और सरफेस वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज आल्सो बीइंग एनालाइज्ड, वो एनालिसिस भी हमने यहां पे कर रखी है। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना है इस पूरी कहानी में से, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ। चलिए बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं, लेट्स विल कंटिन्यू टू शेयर स्ट्रेस और फ्रिक्शन, शेयर स्ट्रेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेस में डिफरेंस पूछ रहे हो या सिर्फ फ्रिक्शन में डिफरेंस पूछ रहे हो, एक स्ट्रेस है दूसरा तो फोर्स लिखा हुआ है आपने, वन इज स्ट्रेस द अदर इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या, या फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहे हो, फ्रिक्शनल स्ट्रेस पूछ रहे हो, फ्रिक्शन फैक्टर पूछ रहे हो, दोनों सेम है, तो अगर स्ट्रेस बोल दोगे दोनों सेम हो जाएंगे, तो फिर तो अट्रैक्शनल स्ट्रेस बोल दो, शेयर स्ट्रेस बोल दो, फ्रिक्शनल स्ट्रेस बोल दो, एक ही बात है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। फोर्स बोल दोगे तो फर्क आ जाएगा दोनों के अंदर, इफ यू से इट इज फोर्स इट विल बी डिफरेंट, तो फोर्स अलग चीज होती है, स्ट्रेस अलग चीज होती है, फोर्स इज डिफरेंट देन स्ट्रेस, क्लियर चीज, भी करना कोई पॉइंट इसमें, अगर हमारा चैनल वाइड है और शैलो है तो मान लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी सरफेस पे है, इफ आवर चैनल इज वाइड एंड शैलो, और वाइड और शैलो की लिमिट क्या है वो आपको बता दी है, बी बाय रेशियो 5 से ज्यादा होना चाहिए, तो अगर बी बाय वाई रेशियो 5 से ज्यादा निकल के आया तो हमारा चैनल वाइड और शैलो की रेंज में आ गया, इस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी का डिप है वो बहुत ही छोटा निकल के आता है, तो मान लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर है, सरफेस पे है, तो ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दिस वाज द लास्ट पॉइंट वी डिस्कस, क्लियर।
कोई सा पॉइंट फील करना उसमें से? सो बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।